नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, हमारा कंप्यूटर का सिलेबस चल रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में दिया हुआ है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, जिसमें सारी चीज़ों को कवर कर दिया उन्होंने। हर चीज़ को हम धीरे धीरे देखते जा रहे हैं। कंप्यूटर क्या है, एक एक चीज़ को हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, फिर हमने देखा कि भाई कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनके अनुप्रयोग क्या हैं। और आज सबसे बेहतरीन हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन। आप में से जल्दी से बताइए कितने लोग हैं जिनको पीढ़ियों से डर लगता है। सर जनरेशन तो हमें समझ में ही नहीं आती, क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है। ये तमाम प्रश्न आपको चुटकियों में सॉल्व होना चालू हो जाएंगे, बशर्ते आपको फोकस करना है, समझना है। आपका कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों में जिसमें भी कंप्यूटर आता है सब क्लियर हो जाएगा। और आपके में तो सिलेबस में दिया है, तो पूरा फोकस कीजिए। चलिए पहले हम एक बोर्ड पर चलते हैं, फिर हम एक एक पीढ़ी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कितनी पीढ़ियाँ होती हैं व्यवस्थित हम जानते हैं, फिर हम हमारे यहाँ पर पीपीटी में भी जैसे मैं आपको पहले समझाता हूँ फिर दिखाता हूँ। धैर्य रखिए, नोट्स बनाते रहिए, एप्लीकेशन पे इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जनरेशन क्या होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, पीढ़ियाँ बीड़ी मत समझ लेना, यहाँ पर पीढ़ियाँ हैं, ये जनरेशन है, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखो जैसे आप सभी को पता है कि आपकी भी जनरेशन है, आपके पिताजी, दादाजी, देखो आपके दादाजी थे, फिर आपके पापा आए, पापा से आप आए, आपसे आपके बच्चे आएंगे, धीरे धीरे क्या होगी जनरेशन आपको पता लगती जाएगी कौन किसके बाद आ रहा है। तो आज की जो जनरेशन है आपके परदादा से अगर मैच करोगे तो वो बिल्कुल मैच नहीं होगी। क्यों? वो पुराना ज़माना था। तो आप बोलोगे सर वो मॉडर्न नहीं थे, चाहे जैसे कपड़े पहन लेते थे, कुछ भी करते थे। आज टेक्नोलॉजी का युग है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। कल को आपके बच्चे जो होंगे वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में विकसित होंगे। तो ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ समय बाद बदलाव आते जाते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में भी अभी हम देखें वर्तमान में 5 पीढ़ियां हैं। कितनी पीढ़ी पढ़नी है? एक पुराने ज़माने के कंप्यूटर, फिर थोड़े अपडेट हुए, फिर थोड़े अपडेट हुए, फिर थोड़े अपडेट हुए, धीरे 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 वर्तमान समय तक के कंप्यूटरों को हम क्या करते हैं, पीढ़ियों के अंदर पढ़ते हैं। तो अब आप बोलोगे सर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी होती हैं? तो 5 पीढ़ियाँ होती हैं। 5 पीढ़ी है कंप्यूटर की, ये आपको याद रखना है। 5 जनरेशन है। कितनी है? जनरेशन, पीढ़ी मतलब जनरेशन, ठीक है। अब हमको एक एक पीढ़ी को व्यवस्थित समझना है। पहले मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा, फिर मैं आपको पीपीटी भी दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। कंप्यूटर में आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला, हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम बात करेंगे, फर्स्ट जनरेशन, फिर बात करेंगे सेकंड जनरेशन, फिर हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन, और फिर बात करेंगे हम फोर्थ जनरेशन, और फिर फिफ्थ जनरेशन। और इन सब के मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बाद में लगवाऊंगा, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। बिल्कुल जीरो से समझते हैं कि भाई शुरुआत कैसे हुई कंप्यूटर की। तो पहली पीढ़ी मतलब परदादा के दादा भी समझ लो, या जिसने भी कंप्यूटर शुरुआत किया है उनसे लेते हैं। चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये देखिए जो फर्स्ट पीढ़ी की शुरुआत है 1942 से शुरू हुई थी। 1942 से लेके ये जो फिफ्थ पीढ़ी है वो वर्तमान समय तक चल रही है, वर्तमान समय तक। तो अब आपको ये बताना है कि ख़त्म कब होंगी पीढ़ी, तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि आगे क्या पता आपके बच्चे कौन सी पीढ़ी पढ़ें। आप अभी फिफ्थ पढ़ रहे हो, आप ध्यान देना स्टार्ट कब से हुआ है, बस आप ये बता सकते हो कि स्टार्ट सर 1942 से हो गया था। 1942 से क्या हो गया था, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। अब हम एक एक पीढ़ी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, फिर हम लिखा हुआ देखेंगे। अब यहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं ये भी मैं आपको बताते जाऊंगा। फर्स्ट जनरेशन सबसे पहले तो आपसे पूछता है कि टाइम, वर्ष कब से कब तक ये पहली जनरेशन हुई, समय इसका। तो समय हो जाएगा इसका 1942 से, ये भूलना नहीं है, 1942 से 1955, 1955 तक क्या है इसका समय है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद वाले तो 10-10 साल का समय होगा, तो आप इजीली याद रख पाओगे। अब देखते हैं भाई ये कंप्यूटर आखिर बने किस चीज़ के होते थे, इनमें हार्डवेयर क्या होता था। पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है,
तो हम समझते हैं अब इसका मुख्य हार्डवेयर। कुछ बिंदु जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको याद रखना। हार्डवेयर का मतलब यहाँ पर पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो किस चीज़ के बने होते थे, मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस चीज़ का यूज किया जाता है, बाहरी चीज़ों को जो हम देखते हैं उन्हें हार्डवेयर बोलते हैं। तो अब वर्तमान समय में तो हार्डवेयर का आकार बहुत छोटा हो गया, पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। तो आखिर कंप्यूटर किससे बनाए जाते थे? तो पहले वाले कंप्यूटरों में होता था निर्वात ट्यूब। क्या होता था? निर्वात ट्यूब। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। निर्वात ट्यूब का यूज़ किया जाता था। ये क्या होते हैं सर? तो ये देखो, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से ये क्या होती है? लाइट टाइप की, ऐसे बल्ब आपने गांव में देखे होंगे, पहले 110 का बल्ब आता था, ऐसे ये छोटे छोटे अभी भी ट्रैक्टर वगैरह में, बहुत सारे गाड़ियों में प्लग वगैरह में लगे होते हैं ये। तो इनके अंदर पहले क्या होता था? सर्किट बना के, ये सारी चीज़ें बना के, इनके अंदर एक निर्वात के अंदर पूरी चीज़ों को, प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था। अब ऐसे हजारों लाखों बल्ब लगाए जाते थे। अब कौन सा बल्ब कब खराब हो जाए तो पहले तो मुश्किल होता है पता लगाना। अभी हम देखेंगे नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझ गए निर्वात ट्यूब मतलब एक ऐसी नली जिसके अंदर पूरी वायु बाहर निकाल दी गई है, बल्ब की जैसी होती थी, इनको लगा दिया जाता था। बड़े बड़े कमरे बराबर होते थे ये। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर थे उनमें हम हार्डवेयर के रूप में क्या करते थे? निर्वात ट्यूब का यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। ये एक प्रकार का बल्ब होता था। इस प्रकार का अब आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? इस प्रकार का एक बल्ब टाइप का दिखाई देगा। इसके अंदर पूरा डाटा भरा होता था। फिर क्या होगा सर? फिर आपका सॉफ्टवेयर कैसे तैयार होते थे? सॉफ्टवेयर जिससे हमें कंप्यूटर को चलाना है, सॉफ्टवेयर समझना। इसके बाद ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी कंप्यूटर की पीढ़ियों में। तो सॉफ्टवेयर किस चीज़ से तैयार किए जाते होंगे आप खुद बताओ। तो आप बोलोगे सर उस ज़माने में सिर्फ एक ही भाषा चलती थी, वो भाषा थी मशीनरी लैंग्वेज, मशीन भाषा। तो जो सॉफ्टवेयर थे वो किस भाषा में तैयार किए जाने लगे थे? मशीन भाषा में, मशीन भाषा, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। अब ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, मशीनरी भाषा होती है, ये 0 और 1 के रूप में काम करती है। अगर कोई भी चीज़ कंप्यूटर में लिखना है, मान लो ए लिखना है, आ लिखना है, तो आ 0 1 0 1। अब आपको लिखना है आई लिखना है तो 1 1 0 0। इस प्रकार से कोड याद रखने पड़ते थे। मशीनी भाषा को आज के कंप्यूटर भी समझते हैं, लेकिन मतलब मशीन तो पूरी मशीन की भाषा ही समझेगी, लेकिन आजकल हम अपनी भाषा को लिख सकते हैं, अपनी भाषा में कंप्यूटर में प्रोग्राम लिख सकते हैं। कंप्यूटर में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन पहले कोई कन्वर्टर नहीं था। तो हम कौन सी भाषा का यूज़ करते थे? तो आप सब लोग बता दोगे। उस समय हम कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज या फिर हम मशीनी भाषा का यूज़ करते थे। क्लियर हो गया? 0 और 1 के रूप में ये भाषा काम करती है। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी में प्रोग्राम तैयार होते थे। अब सर अगर कोई डाटा हमने तैयार कर लिया, उसको हम स्टोर कहाँ करेंगे? मेमोरी के रूप में किसका यूज़ करेंगे? ये भी क्वेश्चन बनता है कि भैया मेमोरी के रूप में किसका यूज़ करेंगे? तो मेमोरी के रूप में यूज़ होता था पंच कार्ड। मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था ना पंच कार्ड, उम्मीद है इससे पहले वाले लेक्चर आपने देख रखे होंगे। तो पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। किसका? पंच कार्ड। अब ये पंच कार्ड क्या होता है? तो पंच मतलब आपने देखा होगा यार उसने मम्मी मुझे पंच मार दिया, पंच मतलब मुक्का। तो ऐसे क्या होता था, एक पेज पर ऐसे टक 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 गड्ढे बना के क्या किया जाता था? डाटा को स्टोर किया जाता था फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में। अब स्टोरेज भी कम होता था, कितने गड्ढे बनाएंगे, और फिर उसको पंच कार्ड रीडर में डाल के फिर रीड किया जाता था। तो इस प्रकार से कंप्यूटरों का धीरे धीरे विकास हुआ। और अब देखते हैं, देखो हमने मेन देखा हार्डवेयर, निर्वात ट्यूब होता था, सॉफ्टवेयर हो गया, मेमोरी हो गई, और इसकी स्पीड बहुत कम होती थी। अगर आपसे पूछा जाए, पेपर वाला आपसे पूछ ले कि भैया इनकी स्पीड और बताई दो, लगे हाथों। चलिए, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इनकी चाल कितनी होती थी, स्पीड कितनी थी? स्पीड बोले तो गति। तो गति बहुत कम होती थी। देखो गति को हम किस में मापते हैं? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि 1 सेकंड में वो कितनी गणनाएं करता है। तो तब क्या होता था, इनको 10⁻³ मिली सेकंड में क्या होता था?
मिली सेकंड में क्या करता था कंप्यूटर गणनाएं। आज वर्तमान समय में तो पीको फेमटो तक पहुंच गए हम, अरबों गणना एक सेकंड में करने लगे हैं। तो तब क्या होता था, पूछ लेगा वो मिली सेकंड में गणनाएं किस जनरेशन में करते थे, तो हम फर्स्ट जनरेशन में करते थे। अब दिक्कत क्या थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में, और इनका यूज़ कहाँ करते थे। अगर यूज़ देखें तो यूज़ देखो हर कोई तो कर नहीं पाता था, सिर्फ अनुसंधान में, रिसर्च में, अनुसंधान मतलब वैज्ञानिक लोग इसका यूज़ करते थे। वैज्ञानिक या सरकारी जो बड़े बड़े विभाग होते थे वही इनका यूज़ कर पाते थे। क्यों? क्योंकि देखो ये कैसे होते थे, आकार में बहुत बड़े होते थे, आकार में बड़े होते थे। क्यों बड़े होते थे कि भैया इनमें जो हार्डवेयर है, निर्वात ट्यूब है, इतने लाखों में बल्ब लगे होते थे, स्टोरेज करने के लिए इतनी सी चीज़ को लिख पाते थे हम, केबीपीएस में चलते थे। आज हम जीबी, टीबी, पेटाबाइट, जेटाबाइट में आ गए, तब हम केबी में काम कर रहे थे। आकार बहुत बड़ा होता था, बिजली बहुत ज़्यादा खाता था, बिजली की बहुत खपत करता था, बिजली की खपत बहुत ज़्यादा करता था। क्यों? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे, आकार बड़ा था, हीट पैदा होती थी बहुत ज़्यादा, तो हीट के कारण क्या होना था, गर्म हो जाता था। इसके लिए इसमें वातानुकूलित एसी लगाए जाते थे जिससे बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती थी। और क्या होते थे, ये खर्चीले बहुत होते थे, खर्चीले थे, खर्चीले मतलब महंगे होते थे। सामान्य व्यक्ति तो इनका उपयोग कर ही नहीं सकता था उस जमाने के। जैसे आपने नाम सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाए थे एनियक कंप्यूटर, यूनिवैक कंप्यूटर, एडवैक कंप्यूटर, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फर्स्ट जनरेशन। अब मैं आपको पूरा फर्स्ट जनरेशन दिखाता हूं कि हमने जो जो पढ़ा है, इतना आपको याद रखना है सिर्फ। चलिए तो ये देखिए आपके सामने पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में निर्वात ट्यूब का यूज किया गया था। इस प्रकार के बल्ब लगाए जाते थे, वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे। क्लियर? और क्या होता था, सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा में या निम्न स्तरीय भाषा में, लो लेवल लैंग्वेज में तैयार किए जाते थे। मशीनी भाषा बोल दो, बाइनरी लैंग्वेज बोल दो, लो लेवल लैंग्वेज बोल दो, 0 और 1, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, उसी भाषा को कंप्यूटर समझता था। डायरेक्ट वैज्ञानिक लोग याद करते थे एक एक चीज को, इतना कठिन होता था। और स्टोरेज किसमें होता था, डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड या पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्ड ऐसा एक कागज होता था जिसमें 01 01 01 इस प्रकार से टक 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 करके क्या करा जाता था, डाटा स्टोर किया जाता था। बिल्कुल इजी भाषा में बता रहा हूँ, पेपर में यहाँ से प्रश्न आते हैं, याद रखना सारे आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जो असिस्टेंट टैक्सेशन का एग्जाम निकाला है पीएससी मेंस, तो ये सब कंप्यूटर मेरे में भी था और प्रश्न ऐसे ही आते हैं। मैं प्रश्न भी आपको सॉल्व कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना। चलिए अब देखिए और क्या है, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का गणना जो समय लगता था, गति होती थी, वो क्या थी, मिली सेकेंड में थी, मतलब 10 की घात -3। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये पीडीएफ मिलेगी आपको। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में होता था। मतलब सरकारी एजेंसियां सैन्य जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में करती थी। सामान्य व्यवसाय में, शिक्षा में, हर जगह इसका उपयोग नहीं हो पाता था। फर्स्ट पीढ़ी के आकार में ये बड़े होते थे और अधिक खर्चा ऊर्जा की खपत वाले थे। इनकी भंडारण क्षमता कम थी, स्टोरेज पावर बहुत कम हुआ करती थी, मंद गति होती थी, त्रुटि होने पर एरर की संभावना भी अधिक रहती थी, अतः इनका संचालन भी खर्चीला था। मैंने आपको बता दिया। मैं आपको पॉइंट बताते चल रहा हूँ वो आपको याद करते चलना, और एक बार इसकी पीडीएफ को आपको घर पर पढ़ लेना है। कहाँ मिलेगी पीडीएफ, जहाँ आपका लेक्चर है एप्लीकेशन में, कंप्यूटर वाले फोल्डर के अंदर, वहीं पर नीचे लेक्चर के नीचे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ऐसे हुआ करते थे, देखो बड़े से, इनमें बल्ब लगे हैं जगह 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 जगह, कब खराब हो गया, कौन सा खराब हो गया, कमरे के बराबर हुआ करते थे। निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण इन्हें वातानुकूलित वातावरण में रखना पड़ता था, मतलब एसी में इनको रखना पड़ता था। कौन कौन से कंप्यूटर थे, एनियक था, हमने देखा था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक, यूनिवर्सल, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आ जाएगा आपका, आईबीएम का मार्क 1 इसके उदाहरण है। ये सब कंप्यूटर इससे पहले वाले में मैंने कंप्यूटर के विकास के अंदर आपको पढ़ा दिए हैं, तो आप उम्मीद है शुरुआत से मेरी चीज़ों को देखते आ रहे होंगे। अब 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा की लैंग्वेज के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना बहुत आसान हो गया। पेपर में आएगा असेंबली भाषा का विकास किसने किया, तो डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने किया। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, 55 समाप्त हो गया, असेंबली भाषा आ गई, धीरे धीरे अब लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी, नई नई चीज़ें आने लगी, तो अब कंप्यूटर की आने वाली है सेकंड जनरेशन। कौन सी जनरेशन आने वाली है, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन। तो चलिए अब हम कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन देखते हैं। ये 55 से कब तक होगी,
64 तक होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी 56 से 65 भी दे देगा। 10 साल तक का आपको समय याद रखना है। तो चलिए, यहाँ हमने फर्स्ट जनरेशन देखा 42 से 55 तक। अब 56 से 64 भी दे सकता है, 55 से 65 भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है मेन। ठीक है, चलिए, तो 55 आ गया। सेकंड जनरेशन की बात करते हैं भैया। सेकंड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जनरेशन, अब धीरे धीरे कंप्यूटर मॉडर्न होते जाएंगे, कंप्यूटरों का विकास होता जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इसका वर्ष कितना है भाई, कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको अभी पता है 1955 से हमने चालू किया था, तो अब क्या आ जाएगा आपका 1956 से लेके 1965 तक। ठीक है, या 55 से 65 भी दे दे, लेकिन 10 साल कवर करने हमें, तो हमने याद रखा है कि भाई 56 से 65 तक। पेपर में आप देखना 10 साल के समय आपको मिल जाएगा। अब हार्डवेयर के रूप में किसका यूज करेंगे भाई, कंप्यूटर का निर्माण किससे करेंगे। हार्डवेयर मतलब जिससे कंप्यूटर बनाया जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। याद रखना, हार्डवेयर वो हम बाहर की चीज़ें तो देखेंगे, अभी माउस कीबोर्ड कुछ नहीं होता था, बाद में बनिए। अभी कंप्यूटर पूरा का पूरा एक ही होता था, तो उसी को हम पूरा कंप्यूटर को हार्डवेयर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर का हार्डवेयर तैयार किया जाता था, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा। वैक्यूम ट्यूब की जगह, निर्वात ट्यूब की जगह किसका यूज़ किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर। थोड़ा छोटा होने लगा, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। किसका, ट्रांजिस्टर। तो आपसे पूछ लेगा सर ये जो ट्रांजिस्टर होता है इस प्रकार से होता है। ये ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा आपके घरों पर भी, इस प्रकार कोई भी आप जब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तोड़ते हो तो उसके अंदर ऐसी एक पिन टाइप की संरचना निकलती है, ये ट्रांजिस्टर है। और ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, तो पेपर में आ जाएगा जॉन बर्डीन ने की थी। किसने की थी, जॉन बर्डीन नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, खोज कर दी थी। ये पूछ लेगा आपसे कि भाई इसकी खोज किसने करी, तो जॉन बर्डीन ने क्या करी थी, ट्रांजिस्टर की खोज। क्लियर इतना। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो भाई ट्रांजिस्टर का आकार छोटा है, तो कंप्यूटरों का आकार अब कमरे से छोटा हो गया। पहले तो बड़े बड़े कमरे हुए करते थे, अब थोड़ा सा आकार क्या हो गया उसका, छोटा। अब बल्ब खराब नहीं होते, ऊष्मा की खपत कम होने लगी, और क्या होने लगा, हीट कम होने लगी, बिजली बचने लगी, सस्ते होने लगे थोड़े से। तो ये आप इस प्रकार से अपने आप दिमाग आपका चालू हो जाएगा चलना। तो अब देखते हैं हार्डवेयर के बाद में सर प्रोग्राम किस में लिखने लगे, सॉफ्टवेयर के रूप में क्या आ गया, सॉफ्टवेयर। तो अभी हमने देखा था इससे पहले मशीनरी भाषा आई थी, अब कौन सी भाषा आ गई, अब असेंबली भाषा में लिखा जाने लगा। किसमें, असेंबली भाषा। मशीनी भाषा से थोड़े ऊपर उठे, असेंबली भाषा आ गई थी भाई। असेंबली भाषा का मतलब होता है न्यूमेरिक कोड्स में लिखे जाने लगे। जैसे अब जोड़ना है तो उसको ऐड के रूप में, जैसे न्यूमेरिक्स का यूज़ किया जाने लगा, ऐड मतलब जोड़ना, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना होता है। और इस प्रकार से क्या होने लगे, शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को लिखा जाने लगा ताकि लोग समझ सकें। लेकिन कंप्यूटर तो सर 0 और 1 के रूप में ही समझता है, मशीनी भाषा में ही समझता है। तो क्या करें, तो आप अपनी भाषा में ऐड लिखो, लेकिन मशीन क्या करेगी, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देगी। इसके लिए किसका यूज़ किया जाएगा, असेंबलर का यूज़ किया जाएगा। किसका, असेंबलर हम आगे पढ़ेंगे। असेंबलर क्या करता है, इस भाषा को, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। ये हम जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, तब उसमें हम पढ़ेंगे कि भैया लैंग्वेज ट्रांसलेशन वाले सॉफ्टवेयर, अलग अलग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये हम उसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर। तो भाई सॉफ्टवेयर में असेंबली भाषा का यूज़ किया जाने लगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया मेमोरी के रूप में सर किसका यूज़ करते थे, मेमोरी। तो मेमोरी के रूप में अभी तक हम देख रहे थे पंच कार्ड का यूज हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगी, मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का विकास हुआ। ये क्वेश्चन आती है, मैग्नेटिक टेप किस में आया, तो सेकंड जनरेशन में क्या आ गया, मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी का विकास हो गया, मेमोरी। तो मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, इन सब का धीरे धीरे क्या होने लगा था, विकास होने लगा था सेकंड जनरेशन में। अब क्या हो गया, स्टोरेज की क्षमता बढ़ गई कंप्यूटरों में, थोड़े स्टोरेज अच्छा होने लगा, ऊर्जा बचत करने लगे, कम खपत कर रहे थे, और बिजली की बचत हो रही है, खर्चीला कम है। तो अभी भी आकार तो बहुत बड़ा है।
अब हम देखते हैं गति। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसकी गति कितनी थी, तो अब मिली से क्या हो गई थी, मिली से माइक्रो पर आ गए थे। माइक्रो पर मतलब 10 की घात 3 की जगह 10 की घात -6 इतनी, और मतलब 1 सेकंड के इतने कम्बे हिस्से में ये काम कर रहा था। तो मिली की जगह क्या हो गया, माइक्रो सेकंड। क्या हो गया, माइक्रो सेकंड में काम करने लगा। क्लियर। तो आपसे गति पूछे तो अब आप गति भी बता पाओगे। और धीरे धीरे आप क्या होने लगा, जैसे जो असेंबली भाषा है तो भाषाओं का भी विकास होने लगा। जैसे असेंबली भाषा में आप देखोगे तो कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसे भाषा कौन सी आ गई, सबसे पहले आपसे पूछेगा फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन फोर्ट्रॉन कोबोल, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, कोबोल। तो ये जो फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषाएं हैं, इन भाषाओं का क्या होने लगा, धीरे धीरे विकास होने लगा। तो ये आपसे पूछेगा फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का विकास किस जनरेशन में हुआ। सबसे पहली फॉर्मूलर ट्रांसलेशन फोर्ट्रॉन, याद रखना, मैं आपको लैंग्वेज में तो पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, तो ये कोई गलत मत कर देना। चलिए भाई, सबको दिख रहा है, क्लियर हो रहा है। तो भाई असेंबली भाषा के रूप में फोर्ट्रॉन और कोबोल का यूज़ किया जाने लगा। अब इन कंप्यूटरों का सर यूज़ कहाँ होता था, यूज़, तो इन कंप्यूटरों का अब यूज़ क्या होने लगा, थोड़ा सा व्यावसायिक में भी होने लगा। व्यावसायिक एंड वही अनुसंधान में, व्यवसाय और अनुसंधान में होने लगा। IBM के बहुत सारे कंप्यूटर यहाँ पर निकलकर सामने आने लगे, धीरे धीरे लोग खरीदने भी लगे थे उसे, बहुत सारे क्षेत्रों में इसका यूज़ होने लगा था। लेकिन अभी भी ये जनता तक नहीं पहुँच पाए थे, सब लोग इसका यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो याद रखना, आकार उससे छोटा हो गया सेकेंड जनरेशन में। धीरे धीरे क्या होने लगा, स्पीड भी बढ़ चुकी है और मेमोरी की क्षमता भी बढ़ चुकी है। यहाँ पर सब चीज़ें अपडेट होने लगी। जैसे अब आपके दादाजी से पापा थोड़े मॉडर्न हुए, अब आप हो गए, आपके बच्चे, ऐसे ही धीरे धीरे इनका विकास हो रहा है। तो अब हम चलते हैं बोर्ड पर, चेक करते हैं सेकंड जनरेशन को। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। सेकंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी कब से है, 55 से 64, या फिर आप 55 से 65 भी याद रख सकते हैं, पेपर में पूछ सकता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह सेमी कंडक्टर रजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर, सेमी कंडक्टर रजिस्टर का मतलब होता है ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत वाले थे। इस प्रकार के ये भाग, पहले बल्ब लगाते थे, अब उसकी जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा, जो कि सेमी कंडक्टर होते हैं। क्लियर। कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर अब उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली भाषा अभी भी पूर्ण हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, असेंबलर का यूज करेंगे। असेंबली भाषा में तैयार किया गया। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए निमोनिक्स कोड का मैंने मतलब बताया आपको, शॉर्ट फॉर्म, ऐड, सब्सट्रैक्ट, इन चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा, का प्रयोग किया जाने लगा, जो याद रखने में सरल होते थे। अतः असेंबली भाषा सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है। मशीनी भाषा की तुलना में तो आप आसानी से याद रख सकते हो, 010101 याद करके कैसे परेशान हो गए आप। ऐड, सब्सट्रैक्ट और भी चीज़ें जो भी उनके होते थे, वो ऐसे मान लो आपको इंटीजर का इंटी कर दिया, तो वो याद रख सकते हैं आप। इतना क्लियर हुआ। और क्या था सर, अब देखिए डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी कैसी आ गई, मेमोरी मैग्नेटिक आ गई, चुंबकीय रूप में। देखो चुंबक के रूप में, ऐसे आपने कैस्टें वगैरह देखी होंगी पुराने ज़माने की, बड़ी बड़ी कैस्टें होती थी। तो चुंबकीय भंडारण, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, गोल गोल डिस्क होती थी पहले पुराने ज़माने में। रेट्रो सॉन्ग बजाते थे, तो वो गाने बजाते थे, वो रेट्रो सॉन्ग चलते थे। तो ये सब मैग्नेटिक डिस्क मतलब गोल, टेप मतलब कैसेट। आपके दादाजी के ज़माने में देखना इतनी मोटी मोटी कैसेटें होती होंगी, ठीक है। VCR प्लेयर चलते थे। इसके भंडारण क्षमता ने कंप्यूटर की गति में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति भी तीव्र हुई। अब माइक्रो सेकंड में मापा जाता था, मतलब 10 की घात -6 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में करना चालू कर रहा है। धीरे धीरे कंप्यूटर अब गति बढ़ रही है। बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज़ पहले समझा रहा हूँ, फिर यहाँ पर लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, कोई को दिक्कत नहीं आएगी, पेपर में सब आएगा। पूछेगा ट्रांजिस्टर किस में यूज होते थे, वैक्यूम ट्यूब किस में होते थे, किस में पंच कार्ड यूज होता था, ये सब प्रश्न आपसे बनेंगे आगे, और उम्मीद है आप सब लोग सीखते जा रहे होंगे। दूसरी पीढ़ी में और क्या खास था, इस तरह कंप्यूटर का आकार थोड़ा छोटा हो गया, आप देख पा रहे हैं, लोग बैठ के काम करने लगे। व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, मतलब बड़े बड़े व्यवसायी भी कंप्यूटर को अब खरीदने लगे थे। बैच ऑपरेटिंग, अब ध्यान से सुनना, पहले जो कंप्यूटर होते थे वो सिंगल टास्किंग थे, एक काम करते थे सिर्फ,
और उसके बाद शांत हो जाते थे, फिर दूसरा काम देना पड़ता था। लेकिन अब क्या होने लगा, कंप्यूटरों में एक साथ बहुत सारे काम दे दिए, एक काम खत्म होने के बाद वो दूसरा काम करेगा, तीसरा काम करेगा, मतलब बैच प्रोसेसिंग आ गई। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ कौन सी पीढ़ी में हुआ, सेकंड जनरेशन में हो गया था, मतलब एक के बाद एक काम अपने आप कंप्यूटर करने लगेगा। सॉफ्टवेयर में कौन सी भाषा आ गई, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन सबसे पहली भाषा थी। जैसी उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज का विकास IBM द्वारा किया गया, इससे प्रोग्राम लिखना आसान हो गया। तो द्वितीय जनरेशन की भाषा कौन सी आ गई, कोबोल और फोर्ट्रॉन। कभी फुल फॉर्म पूछ लेगा तो मैं आगे तो वैसे पढ़ाऊंगा। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्यापार के लिए कॉमन लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। फॉर्मूला जो होते थे उन्हें ट्रांसलेट किया जाने लगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो उम्मीद है आप सभी को सेकेंड जनरेशन भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलें आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, सबको क्लियर दिख रहा है, सभी चीज़ें स्पष्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हमने देखा कि हमारा 55 से 64 हो गया, अब 65 से 75 तक, मतलब 10-10 साल का समय चल रहा है। थर्ड जनरेशन पर जा रहे हैं हम, 65 से 75 तक। अब देखते हैं भैया क्या होने वाला है। आपका जन्म हो गया, मतलब थर्ड पीढ़ी आ रही है, तो थर्ड पीढ़ी की अब हम बात करते हैं। थर्ड जनरेशन कुछ भी नहीं है, देखो एक के बाद एक चीज़ याद रखना है बस, आपको पेपर में पास होना है कि नहीं। थर्ड जनरेशन, बस आज तक ऐसे पढ़ाया नहीं था आपको किसी ने। थर्ड जनरेशन में क्या हो जाएगा भाई, थर्ड जनरेशन में कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले आपको वर्ष याद रखना है। तो आप बोलोगे सर 1965 से 1975, इतना याद रख लो आप। 1965 से एक आध साल ऊपर नीचे वो दे देगा, मतलब ऐसे नहीं देगा, मिक्सअप करके आप खुद समझ जाओगे। तो ये 10 साल तक का समय था भाई, ये वाली जनरेशन। अब इस समय आपसे पूछा जाएगा कि चलिए थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था हमारा, वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए आईसी चिप हमने देखा JW किल्वी ने बनाई थी, और ये किससे बनाई थी, तो सिलिकॉन से। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, ये किससे बनी होती है, सिलिकॉन से, सिलिकॉन। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये ट्रांजिस्टर से किस तरह से बेहतर है। ट्रांजिस्टर छोटा सा होता था, अब इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गई कंप्यूटर में कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर लगाए जाने लगे। मतलब कंप्यूटर का साइज अब बहुत छोटा होने वाला है, एक छोटी सी चिप पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए गए। इसीलिए इसको बोला जाता था कि भाई ये कैसा था, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो आप बोल सकते हो स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर, या फिर आप बोल सकते हो मीडियम स्केल इंटीग्रेटर। ठीक है, मतलब इस पर अभी मीडियम ही चिप लगाई गई थी, मतलब जो भी रजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, इनका उपयोग करना चालू कर दिया गया था किसमें, हार्डवेयर के रूप में, जिससे कंप्यूटर चलाया जाता है। तो आपने देखा सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर हमने देखा ट्रांजिस्टर, उसके बाद आईसी चिप का ज़माना आ गया। अब धीरे धीरे इसमें विकास होने लगा है, कंप्यूटर का आकार छोटा होने लगा है, बिजली कम खाने लगे हैं, खपत कम होने लगी है। क्लियर, आकार छोटा होने लगा है। अब सर सॉफ्टवेयर के रूप में किसका यूज कर रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर कैसे तैयार हो रहे हैं, तो आप ध्यान देना। सॉफ्टवेयर पहले हमने देखा था कि भैया सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा में तैयार होते थे, फिर असेंबली भाषा का विकास हो गया। अब कौन सी भाषा आ गई, तो अब आ चुकी है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। तो कौन सी, उच्च स्तरीय भाषा का विकास हो गया। उच्च स्तरीय भाषा बोले तो हाई लेवल लैंग्वेज, HLL से आप इसको बोल सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। और इसमें कौन कौन सी हो गई थी, तो पास्कल भाषा का विकास हो गया था, और बेसिक भाषा का। इससे पहले हमने देखा था कि भैया कोबोल और फोर्ट्रॉन हमने देखा था, ये आ चुकी थी। अब पास्कल आ चुकी है और बेसिक भाषा का विकास हो गया है। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये सरल सा है। ठीक है, पेपर में पूछे बेसिक भाषा कब आ गई थी, हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर तो मशीनी भाषा समझता है, तो इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाने लगा, कंपाइलर का यूज़ किया जाने लगा। तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जाने लगा कन्वर्ट करने में, इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाने लगा। ये आपको याद रखना है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, बस आपको इतना याद रखना है कि भैया किस चीज़ का यूज़ कब कौन सी पीढ़ी में किया जाने लगा। तो अब आते हैं हम, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई मेमोरी में किसका यूज़ किया जाने लगा, मेमोरी के रूप में। तो अभी तक हमने देखा कि मेमोरी के रूप में हमने क्या करा था, जो चुंबकीय स्टोरेज था, मैग्नेटिक स्टोरेज था, अब उसमें और वृद्धि कर दी। मतलब हमने जो चुंबकीय संग्रहण क्षमता है, भंडारण क्षमता, उसमें वृद्धि की है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर मैग्नेटिक भंडारण क्षमता में वृद्धि की, मैग्नेटिक
भंडारण क्षमता में वृद्धि की, भंडारण क्षमता में वृद्धि, क्षमता में वृद्धि। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, जो मान लो 1 GB की चीज़ थी उसे 2 GB 3 GB 5 GB में कन्वर्ट करना चालू कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर विकास हो चुका था सेमीकंडक्टर मेमोरी का। किसका? सेमीकंडक्टर मेमोरी का भी विकास हो गया था। सर सेमीकंडक्टर मेमोरी मतलब रैम का विकास हो गया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी आ चुकी थी भाई। अब जब रैम आ चुकी थी मतलब कंप्यूटर की गति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। गति कितनी हो गई? तो अगर आपसे पूछे गति हो चुकी थी, हमने पहले देखा था मिली माइक्रो, अब आ गई थी नैनो में, 10⁻⁹ मतलब नैनो सेकंड में गति हो गई थी। अरबे हिस्से में 1 सेकंड की गणनाएं होने लगी थी, नैनो सेकंड में क्या होने लगी? गति, क्योंकि रैम आ गई। अभी रैम का प्रारंभिक दौर था। रैम आप जानते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम आगे पढ़ेंगे। कंप्यूटर जितने भी काम करता है, जो भी आप उसको चीज़ें बताते हो वो पूरी की पूरी किस पर होती हैं? रैम पर ही चलती हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है काम की चीज़? हमने स्पीड देखी, सब चीज़ देखी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पर अब इसका यूज़ कहाँ किया जाने लगा? तो इसका यूज़ व्यवसाय के साथ में, व्यवसाय के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने लगा। मतलब अब धीरे धीरे सभी जगह पर कंप्यूटरों का पहुंचना चालू हो गया। मतलब कंप्यूटर अब जगह जगह पहुंचना स्टार्ट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का आकार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। पर्सनल कंप्यूटर का अब विकास होगा। अभी तक हमने जो कंप्यूटर पढ़े हैं वो बड़े बड़े होते थे, मेन फ्रेम तक के कंप्यूटर होते थे। अब धीरे धीरे क्या होगा? मिनी कंप्यूटर का विकास होगा। तो इस युग में मिनी कंप्यूटर आने लगे। अब आगे फिर हम देखते जाएंगे, आकार छोटा हो गया, बिजली कम खाने लगे, बचत बहुत ज़्यादा होने लगी और कम खर्चीले थे। तो चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एक बार मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, थोड़ा सा लाइट का इश्यू था इस चक्कर में। चलिए आप ध्यान से सुनना। एक मिनट बस, ये रही हमारी पीपीटी जो मैंने पढ़ाया है। अब मैं आपको वो उसमें दिखाने वाला हूं कि भैया क्या क्या कौन सी चीज कैसी थी। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हमारी पीढ़ियाँ चल रही हैं। फर्स्ट जनरेशन के बाद हमने बात करी थी सेकंड, और सेकंड भी हमारा कवर हो गया था। थर्ड जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई थी? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह क्या लगाने लगे? आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाने लगा था। क्लियर? और ये कैसी होती थी? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और बाद में इसको मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट हुआ, जिसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में। इसका मतलब क्या होता है? एक चिप होती है छोटी सी, उस पर कई सारे रजिस्टर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इनका निर्माण होने लगा। पहले अलग अलग लगाए जाते थे, बड़े बड़े होते थे। अब एक ही चिप पर इतनी सारी चीज़ें छोटे छोटे रूप में लगाई जाने लगी। स्टोरेज पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। देखिए ऐसे कंप्यूटर बनने लगे छोटे छोटे से। ये होती है आईसी चिप। इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों के रूप में कीबोर्ड। थर्ड जनरेशन में आपका कीबोर्ड, मॉनिटर का विकास होने लगा। कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। कीबोर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश डालना आसान हो गया। पेपर में पूछेगा कि रैम किस पीढ़ी में आया? तो थर्ड जनरेशन में आया। आईसी चिप किस में आई? थर्ड जनरेशन में। हार्डवेयर में आप देख पा रहे हो धीरे धीरे आपके पास में कीबोर्ड, माउस का प्रचलन होने लगा। तो अभी लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क की भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। मतलब अगर आपसे पूछे कि जो आपका मैग्नेटिक मेमोरी हो उसकी भंडारण क्षमता में वृद्धि कब हुई, तो आप बता सकते हो थर्ड जनरेशन में। सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरणों का विकास हुआ, जैसे रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी के कारण कंप्यूटर की गति में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कंप्यूटर का गणना समय नैनो सेकंड में मापा जाने लगा। इससे कंप्यूटर की कार्य क्षेत्र में तीव्रता आई। तो ये जो मैंने आपको सारा का सारा बोर्ड पे समझाता जा रहा हूँ, वही चीज़ लिख के दिया है ताकि आप उसको बाद में पढ़ सको। कंप्यूटर का व्यवसाय के साथ में व्यक्तिगत उपयोग भी किया जाने लगा। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको लिख के दे दी ताकि आप कभी भूल ना पाओ।
कीबोर्ड आ गए, खराब हो गया नया लेके आ जाओ आप लोग। इससे उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता था। उच्च स्तरीय भाषा में जैसे पास्कल आ गई, आपकी बेसिक आ गई, मैंने अभी आपको बताया था पास्कल और बेसिक भाषा का विकास हो गया। टाइम शेयरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने सेकंड जनरेशन में पढ़ा था कि उस समय बैच ऑपरेटिंग मतलब एक के बाद एक काम चालू हो गया था। अब यहाँ पर क्या हो गया, टाइम शेयरिंग मतलब एक कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर है जिसको कई सारे कंप्यूटर मतलब जो एक सीपीयू है उसे कई सारे कंप्यूटरों से जोड़कर एक एक को थोड़ा थोड़ा सा समय दिया जाता है। मतलब हर एक में काम चलता रहता है, हर एक कार्य के लिए एक समय निर्धारित करते हैं, एक साथ कई सारे कार्य अलग अलग लोग बैठकर कर सकते हैं। याद रखना टाइम शेयरिंग कर सकते हैं। विकास हो गया 1965 में डीईसी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर का विकास हो गया। अगर ये पूछ ले तो आपको मैंने लिख कर दे दिया है, बाकी जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतना तो आपको याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं चौथी पीढ़ी के बारे में, बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली, दूसरी, तीसरी आपको याद हो गई। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं फोर्थ पर, अपने बोर्ड पर समझेंगे पहले हम। चलिए फोर्थ जनरेशन की अब हम बात करने वाले हैं कि भाई फोर्थ जनरेशन में अब देखो अब आपके बच्चों का योग आ गया है। ऐसा देखें कि आपके दादा, आप, आपके बच्चे के बच्चे या परदादा से भी आप चालू कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अब आप कभी नहीं भूल पाओगे फोर्थ जनरेशन। अब भाई फोर्थ जनरेशन का समय कितने से कितने तक है, अगर आपसे पूछ ले कि भैया टाइम कितना है, वर्ष कितना है, तो आप बोलोगे सर 1975 से लेकर 1989। क्या हो जाएगा, याद रखना बस, थोड़ा सा ज़्यादा समय है इसीलिए आपको याद रखना है। सब में 10-10 आ रहा था, इसमें 14 है। 1975 से लेकर 1989 तक का समय फोर्थ जनरेशन का था। इस समय हार्डवेयर में किसका यूज़ किया जाने लगा, हार्डवेयर में। अभी तक हमने देखा आईसी चिप आ गई थी, अब आईसी चिप के बाद में हम यूज़ करने लगे माइक्रो प्रोसेसर। ये तो सुना होगा ना, माइक्रो प्रोसेसर, दिमाग कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाने लगा, प्रोसेसर। तो ये लो, माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की, E.M. हॉफ ने की थी। किसने, E.M. हॉफ, ये भी याद रखना, E.M. हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी। अब जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, ये आईसी चिप से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये क्वाड कोर, डुअल क्वाड कोर, मतलब इस पर कई सारी आईसी चिप, छोटे छोटे से रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, लाखों करोड़ों उपकरण एक छोटी सी चिप पर लगे जाने लगे। कंप्यूटर का आकार अब इतना छोटा होने लगा कि घर पर हर बच्चा यूज कर सकता है। मतलब अभी हमने देखा कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर और मीडियम होता था, अब क्या हो गया, अब आप बोलोगे सर लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, लार्ज स्केल में काम होने लगा है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटर चीज़ों का विकास होने लगा है। मीडियम से अब लार्ज हो गई, मतलब इस पर कई सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर अपना कार्य कर पाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हो गया, मतलब माइक्रो प्रोसेसर में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाने लगा। तो आप बोल दोगे सर फोर्थ जनरेशन में। क्लियर। अब आपसे पूछा जाएगा, हार्डवेयर आपको क्लियर हो गया, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि भैया सॉफ्टवेयर किस में तैयार होता है, सॉफ्टवेयर। तो अब तो देखो, अब जो सॉफ्टवेयर आने लगे, अब वो कैसे सॉफ्टवेयर आ गए थे, आपने देखा होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI आधारित होने लगे थे। अब भाषा तो ठीक है, अभी हम देखेंगे सी भाषा का विकास हो गया था इस समय। कौन सी, सी भाषा। और सी भाषा में अगर आप देखोगे तो ये मानकीकृत भाषा थी। कैसी थी, मानकीकृत। डेनिस रिची ने खोजी थी मानकीकृत, मतलब स्टैंडर्ड। हर एक कंप्यूटर इसी भाषा को फॉलो करेगा, ऐसा नियम लागू कर दिया था ताकि सभी लोगों के पास एक जैसी लैंग्वेज में काम हो, ताकि स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। तो ग्राफिकल मतलब आप अब चित्र के माध्यम से आइकन को देखकर आप सॉन्ग प्ले कर सकते हो, आप उस पर जाके गेम खेल सकते हो। अब आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, विंडोज़ सिस्टम आ गया और लाइनक्स, यूनिक्स, बहुत सारे सिस्टम आ चुके हैं ऑपरेटिंग वाले, हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया आपकी फोर्थ जनरेशन में। और मेमोरी के रूप में क्या आया, जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ वो चीज़ें तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो मेमोरी के रूप में क्या आ गया, तो यहाँ पर भैया सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास हो गया था। सेमी कंडक्टर, जो रैम थी ना, अब उसमें वृद्धि कर दी, सेमीकंडक्टर मेमोरी में वृद्धि, मेमोरी में वृद्धि कर दी गई। मतलब अब रैम की क्षमता में वृद्धि हो गई, रैम बहुत हाई क्वालिटी की आने लगी थी, GB, TB में भी रैम आने लगी।
मतलब ज़्यादा एक्सेस हो गया, कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से चलना चालू हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया था, इसी में लैन का और वैन का विकास होने लगा, मतलब धीरे धीरे इंटरनेट का विकास होने लगा। इंटरनेट अभी वो समय है कि जिसमें बहुत स्लो चीजें चल रही, लेकिन विकास होने लगा। www का विकास होने लगा, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास होने लगा। धीरे 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 सारी चीज़ों की खोज होने लगी, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क बनने लगे। लेकिन अभी तक बड़ी बड़ी संस्थाओं में ये सीमित थे। क्लियर। अभी 4th जनरेशन में सभी चीज़ों का बेस तैयार हो रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हो लैंग्वेज तैयार हो गई, रैम की गति बढ़ चुकी है, भंडारण में आपने देखा, स्टोरेज अगर देखा जाए, मेमोरी में आप सेमीकंडक्टर देख रहे हो। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में हमारे पास में वर्चुअल मेमोरी और मतलब जो ऑप्टिकल हमारी सीडी डीवीडी उनका विकास होने लगा। क्लियर। तो ये सारी की सारी भंडारण में सेमीकंडक्टर ही चल रहा है, रैम वगैरह, रोम आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब धीरे 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 हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो 4th में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर आ गया, वो भी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वातावरण हो गया। चलते हैं, अब मैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाता हूँ पूरा। समय याद रखना है सबसे पहले तो 75 से लेके 1989 तक का समय है। ऐसे कंप्यूटर बनने लगे जो कि डेस्कटॉप होने लगे, आपके माइक्रो कंप्यूटरों का विकास होने लगा। मिनी से छोटा माइक्रो होता है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था। सब क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल सरलता से चल रहे हैं। 4थी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा, जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब आकार छोटा लेकिन उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते थे। अब आगे बढ़कर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, मतलब और ज़्यादा इक्विपमेंट, लाखों करोड़ों इक्विपमेंट जोड़ दिए ताकि उसकी क्षमता में वृद्धि हो गई। कंप्यूटर का गणना करने का समय किस में हो गया, पिको सेकंड में। अभी इससे पहले वाले 3rd में हमने नैनो देखा था, उससे पहले हमने माइक्रो, मिनी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो पिको मतलब 10⁻12, बहुत ज़्यादा स्पीड हाई हो चुकी थी। अब माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटा, हाथ में लेकर चलाने योग्य कंप्यूटर, टैबलेट, पीसी, लैपटॉप, इनके विकास होने लगे। माइक्रो कंप्यूटर का विकास होने लगा 4th पीढ़ी से, याद रखना। और अब क्या होने लगा यहाँ पर, अभी हम टाइम शेयरिंग की बात कर रहे थे, अब मल्टीटास्किंग, एक साथ आप गाने भी सुन सकते हो, उसी में गेम खेल सकते हो, उसी में फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसी में मैसेज सेंड कर सकते हो, मेल प्राप्त कर सकते हो। कई सारे काम एक साथ एक ही कंप्यूटर में होने लगे थे। तो मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्यों में संपन्न हो गया 4th जनरेशन से, क्योंकि अब वर्तमान समय आने वाला है, उसका बेस तैयार हो रहा है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया था, E.M. हॉफ ने 1971 में किया था। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। पर्सनल कंप्यूटर मतलब जो आप हाथ में पकड़े हो वो मोबाइल भी होता है। पर्सनल कंप्यूटर में आपका लैपटॉप, टैबलेट, आपका जो नोटबुक है, सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोले तो माइक्रो कंप्यूटर। इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। चुंबकीय डिस्क और चुंबकीय टैप का स्थान अर्धचालक सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि हो गई, सेमीकंडक्टर मेमोरीज बनने लगी, रैम की क्षमता में वृद्धि हो गई, हार्ड डिस्क आ गई। तो बहुत चीज़ें आ गई जिसके कारण स्टोरेज क्षमता में अत्यंत तीव्र वृद्धि हुई। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, धीरे धीरे इंटरनेट का विकास भी होना चालू हो गया। अभी पूर्ण रूप पे नहीं पहुंचा, चालू हो गया था। समांतर पैरेलल कंप्यूटिंग हो गई। पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब होता है एक कंप्यूटर के अंदर दो क्या लगाए जाने लगे, प्रोसेसर लगाए जाने लगे, जिससे तीव्रता में वृद्धि हो गई। मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अभी पूरी जगह नहीं हुआ, ऐसा नहीं पूरे विश्व में नहीं हुआ, सिर्फ धीरे धीरे अमेरिका हो गया, बहुत सारे विकसित देशों में मल्टीमीडिया का विकास होने लगा। 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे PC पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। इस प्रकार लोग लेकर खरीद कर चलाने लगे। सॉफ्टवेयर में ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, मैंने अभी बताया, GUI के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखोगे MS-DOS आ गया था। अब क्या हो गया, मानकीकृत बनने लगे थे, विंडोज़ अपना लेकर आ गया था, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल का OS विकसित हो गया था। तो धीरे धीरे अब हम जो हमारे कंप्यूटर में वर्तमान में देखते हैं वो सब शुरुआती चीज़ें 4th जनरेशन में विकसित होना चालू हो गई थी। उच्च स्तरीय भाषा C का विकास हुआ, जिससे प्रोग्रामिंग क्या हो गई, सरल हो गई। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकृत किया गया ताकि प्रोग्राम को
कंप्यूटर में चलाया जा सके। मतलब सभी के लिए सेम फीचर्स तैयार कर दिए गए। जो मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ उसी को मैं विस्तृत रूप से आपको PDF में PPT में लिख कर देता हूँ। तो आप ये मत सोचना मैंने पढ़ के सुनाया है, उससे पहले मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई भी हैं। अब आती है आपकी 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी। आपसे पूछा जाएगा आप किस पीढ़ी में जी रहे हैं, तो हम कंप्यूटर की 5th जनरेशन में जी रहे हैं। 5वीं पीढ़ी कब से कब तक है? 1989 से लेकर अब तक, वर्तमान तक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको 5th जनरेशन को। याद क्या क्या रखना है, जो आप देख रहे हो अपने आसपास बस वही है सारी चीजें। ये लीजिए, तो यहां लिख देते हैं हम 5th जनरेशन, ठीक है। इसका समय कब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय आपको याद रखना है, ये वर्ष। तो आप बोल दोगे सर ये तो बिल्कुल सरल है, 1989 से वर्तमान समय तक, वर्तमान समय तक आप आज तक जिन भी कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं वो आपकी 5th जनरेशन में आती है। जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो आपकी 5th जनरेशन में आती है। इस समय आप जो देखो हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर का जो सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर जिससे चल रहा है, हार्डवेयर वो मत समझ लेना आप पूरा का पूरा माउस कीबोर्ड, ये तो विकसित हो गए, लेकिन जिससे कंप्यूटर चल रहा है CPU। तो CPU के अंदर मेन चीज़ क्या होती थी? माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास तो 4th जनरेशन में हो गया, लेकिन इस समय माइक्रो प्रोसेसर को और शक्तिशाली बना दिया गया। कैसे बना दिया गया? तो आप बोलोगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर दिया। मतलब अब एक ही छोटी सी चिप पर कई सारे, इतनी सी चिप आती है इंटेल की या कोई भी कंपनी की, तो उस पर AMD की, तो उस पर लाखों करोड़ों इक्विपमेंट लगे होते हैं और क्षमता भी तेज होती है इतनी सी चिप पर। और अब तो क्या हो गया, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया, बढ़ता ही जा रहा है, स्पीड बढ़ रही है, आकार छोटा हो रहा है। देखेंगे हम आगे और कंप्यूटरों को, तो माइक्रो प्रोसेसर और खतरनाक तगड़ी तरीके से बेहतरीन होने लगा। और सॉफ्टवेयर आप देखोगे, अब जो आपका सॉफ्टवेयर तैयार होने लगे, सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर क्या होने लगे? इंटरनेट पर आधारित होने लगे। मतलब किस पर? अब आपके सामने क्या आ गया? इंटरनेट, मल्टीमीडिया। अब आप एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियरली वीडियो के फॉर्म में भी देख सकते हैं, हर एक चीज़ को देख सकते हैं। और इस समय जो भाषाओं के विकास होने लगे, जावा का विकास हो गया, आप देखोगे जावा भाषा का विकास हो गया। और कौन सी भाषा है? तो ये आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, क्योंकि इसी में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का फॉलो करके आप अभी इंटरनेट चला पा रहे हो। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कब आई? 5th जनरेशन में, आप बता देना 5वीं पीढ़ी में। और जावा का विकास हो गया, इंटरनेट और मल्टीमीडिया आ गया। आप आज बैठकर मल्टीमीडिया मतलब आप फेसबुक चला पा रहे हो, आप सोशल मीडिया में जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, चाहे वो आपका ट्विटर हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, ये आप यूज़ कर पा रहे हो बशर्ते किसकी वजह से? तो आप बोलोगे 5th जनरेशन, क्योंकि इस समय क्या हो गया था? इस समय इंटरनेट का विकास हो गया था, पूरे विश्व को एक गाँव के रूप में बनाकर रख दिया इसने। और सर अब मेमोरी भी तो बड़ी होगी ना? बिल्कुल, मेमोरी में वृद्धि हुई। अब मेमोरी सेमीकंडक्टर से किस में ट्रांसफर हो गए? सेमीकंडक्टर तो है ही, अब वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल आभासी मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी का विकास हो गया। मतलब आप क्या कर सकते हो? बाहर से भी मेमोरी लगा सकते हो, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव। देखिए फ्लैश मेमोरी का विकास हो गया, फ्लैश मेमोरी का विकास हो गया। आप बाहर से कोई भी चिप लगाकर जब आपको ज़रूरत है आप प्लग कर सकते हो, निकाल प्ले कर सकते हो। मतलब जब ज़रूरत है आप मूवी डाउनलोड कर लो, फिर डिलीट कर दो, फिर आप उसमें डाटा भर लो। तो उसे फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। वर्चुअल मेमोरी कि कंप्यूटर के पास में खुद की मेमोरी नहीं है, लेकिन वो हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके कंप्यूटर में मेमोरी पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से क्या होने लगा? रैम की पावर बढ़ गई, वर्चुअल मेमोरी आ गई, फ्लैश मेमोरी आ गई, और गति भी बहुत ज़्यादा हो गई। अभी हमने देखा नैनो पिको, अब फेम्टो में गति आ गई, 10⁻⁻15 फेम्टो में गति आ गई। मिलियन इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में पूरे किए जाने लगे। तो ये वर्तमान की चीज़ें हैं। वर्तमान में इंटरनेट का विकास हो गया, www का विकास हो गया। जो वर्तमान में आप जितने कंप्यूटर देखते हो, PC का विकास हो गया। आपने देखा होगा पर्सनल कंप्यूटर में लैपटॉप, डेस्कटॉप, जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन हैं उनका विकास हो गया। कंप्यूटर इतना विकसित हो गया कि हर जगह, हर घर में, हर किसी के पास में कंप्यूटर पहुंच गया।
तो बस इतना सा आपको याद रखना था, इतना ही है बस, इसमें और ज़्यादा याद नहीं रखना है। क्लियर? चलिए तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 5th जनरेशन कुछ भी कठिन नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस जनरेशन में किस किस चीज़ को अपडेट किया गया। चलिए, अल्ट्रा लार्ज स्केल जो आपका माइक्रो प्रोसेसर था हार्डवेयर में, उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज कर दिया, आकार छोटा, और करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से एक माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। क्लियर? इससे अत्यंत छोटे व हाथ में लेकर चलने वाले कंप्यूटरों का विकास हुआ, जिनकी गणना क्षमता अत्यंत तीव्र होती है। मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन के आदि के लिए भरपूर उपयोग किया जाने लगा। अब आप पबजी खेलने लगे, घर पर बैठकर पढ़ाई करने लगे, बहुत सारे एनिमेशन में आप चित्र देखने लगे, चलचित्र के माध्यम से आप घर पर बैठकर मनोरंजन कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हुई? 5th जनरेशन। और इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास ने सूचनाओं के आदान प्रदान तथा एक दूसरे से संपर्क करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। आज आप यहाँ बैठकर अपने किसी भी अमेरिका में जो भी आपका दोस्त वगैरह, उससे आप बातें कर सकते हो, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो उसकी, तो सब चीज़ें संभव हो चुका है। और अब कौन सा, अब मेमोरी आ गई है आपके पास, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD का यूज हो गया। अब तो और ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं हम उससे। तो आपसे पूछा जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक अलग होती है, मैग्नेटिक किस में आई थी? 3rd और 4th आप बोलोगे 2nd और 3rd जनरेशन में। उसके बाद तो फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी। अब कौन सी आ गई? ऑप्टिकल, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क का भंडार, जिनसे भंडारण में अत्यंत क्या हो गई? क्षमता में वृद्धि हो गई। 2 प्रोसेसरों को एक साथ जोड़ा गया, जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। हमने इससे पहले भी देखा था, लेकिन 5th जनरेशन में अब स्पीड इतनी तेज हो गई कि आप गेमिंग खेलने वाले जो CPU लेने जाओगे, उसमें 2 CPU एक साथ करके पैरेलल प्रोसेसिंग करके गति को बहुत ज़्यादा तेज कर दिया है। ठीक है? तो ये सरल चीज़ें, आप इसको लोड बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल सरल है, बशर्ते एक बार जानना बहुत ज़रूरी है। 1st जनरेशन में क्या है, 2nd में मैं लास्ट में चार्ट दिखाऊंगा आपको। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट ने भैया, इंटरनेशनल नेटवर्क बोलते हैं, ईमेल, www का विकास हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे हमने शुरुआत की है, तथा सूचना राजमार्ग, इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा का विकास हुआ। नए कंप्यूटरों में कृत्रिम ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल आप देखते हैं रोबोट तैयार किए जा रहे हैं कंप्यूटरों के द्वारा, तो डालने के प्रयास चल रहे हैं ताकि कंप्यूटर परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं निर्णय ले सके, आवाज़ को पहचान सके। आज आप बिल्ली की आवाज़, कुत्ते की आवाज़ कंप्यूटर तुरंत पहचान जाता है, या वॉइस रिकॉग्निशन, आप बोल दो हेलो सीरी, तुरंत वो पहचान जाएगा क्या बोला जा रहा है, वो तुरंत आपको बता देगा। रोबोट के निर्माण में प्रयोग किया जाने लगा। तो ये 5th जनरेशन तो आप तुरंत बता पाओगे, क्योंकि आपके सामने जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो तुरंत बता दोगे। बबल मेमोरी के प्रयोग से क्या हो गई? भंडारण क्षमता में वृद्धि हो गई। मतलब अब क्या होने लगा, इसमें हार्ड डिस्क वगैरह अंदर ही स्टोर करके दिया जाने लगा। क्लियर? और पोर्टेबल PC, पोर्टेबल एडम ऑसबोर्न ने बनाया था। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाले कंप्यूटरों का विकास होने लगा। और डेस्कटॉप PC, कंप्यूटर के जीवन का लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया गया। मतलब कंप्यूटर को हर जगह जोड़ दिया। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, दुनिया में हर एक व्यक्ति जिसके पास मोबाइल है वो एक तरह से माइक्रोफोन है, मतलब कंप्यूटर का ही एक रूप है। ठीक है? अब देखिए अगली पीढ़ी के कंप्यूटर क्या आ सकते हैं। हमने कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां देखी हैं, जिनमें आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, पहले वैक्यूम ट्यूब आता था, उसके बाद में हमने देखा ट्रांजिस्टर, IC चिप, माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर में भी सुपर लार्ज और अल्ट्रा लार्ज। क्लियर? मेमोरी याद रखनी है, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज याद रखनी है, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना। अब अगली पीढ़ी में कंप्यूटर इतने छोटे हो जाएंगे कि आप उनको जासूसी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, अंगूठी में, गले में पहन सकते हैं। नैनो चिप आ जाएगी, नैनो कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का आकार इतना छोटा हो जाएगा कि आंख से आप देख भी नहीं पाओगे। ये अंदर जाके शरीर के अंदर ऑपरेशन कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो नैनो कंप्यूटर के बारे में भी हल्का जान लो। नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनोमीटर हो, मतलब 1 का 1 अरबा हिस्सा, 1 मीटर का 1 अरबा हिस्सा नैनोमीटर कहलाता है, तक हो सके, प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटरों के विकास की परिकल्पना की गई है। ऐसा अभी बना रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना का प्रयोग किया जाता है, मतलब एटम के लेवल पर जाके काम किया जाता है कि किस तरह से काम हो रहा है। तो नैनो मतलब अति सूक्ष्म कंप्यूटरों का विकास धीरे धीरे किया जा रहा है। और एक और कंप्यूटर होता है भाई, क्वांटम कंप्यूटर।
अभी इसकी अवधारणा चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से बिजली को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो उसी के आधार पर कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को 0 और 1 में मापकर हम और ज़्यादा तेज गणनाएं कर सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं। इससे बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है। तो विद्युतीय किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं, इस कारण इन्हें एक मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, की स्थिति में गिना जा सकता है। इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले कंप्यूटरों का विकास किया जा सकता है। कई सारी कंपनियां, गूगल, एलोन मस्क की टेस्ला इस पर काम कर रही है। क्लियर। इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। सामान्य कंप्यूटरों में मेमोरी को बिट में मापा जाता है। मेमोरी को आप बिट में मापते हो। क्लियर। अब देखो, इतना आप समझ गए होगे। अब ये मैंने पूरी टेबल बना के आपको दे दी है ताकि आपको दिक्कत ना आए कि भाई क्या क्या हमको देखना है। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको याद करना है, मैं यह आपको पूरा का पूरा दे दूंगा PDF, जो आपका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में जहाँ पर ये वीडियो है, आपके जहाँ भी वीडियो रहेगी उसके जस्ट नीचे मिल जाएगा। आपको अलग से कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी जो प्लेलिस्ट है उसी में मिल जाएगा। अब देखो, जो फर्स्ट जनरेशन है उसका समय याद रखना है आपको, सेकंड का, थर्ड का, और ये बस समय याद रखना। उसके बाद आपको मुख्य हार्डवेयर में निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, और उसमें भी अल्ट्रा लार्ज और सुपर लार्ज। फिर सॉफ्टवेयर में मशीनी भाषा आई, फिर असेंबलर आया, फिर इंटरप्रेटर आया, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद ग्राफिकल यूजर, और वर्तमान में इंटरनेट और मल्टीमीडिया। ये लिख के दिया है मैंने। मेमोरी में पेपर टेप, पंच कार्ड, चुंबकीय में वृद्धि, सेमीकंडक्टर मतलब रैम का विकास हो गया, ऑप्टिकल मतलब यहाँ पर आप CD DVD का विकास हो गया। फिर गणना मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो में होने लगी। ये पढ़ा दिया मैंने आपको। भाषा में मशीनी भाषा में पहले, दूसरे में कोबोल, फोर्ट्रॉन, तीसरे में पास्कल भाषा का विकास हुआ, चौथे में ओरेकल, पांचवे में जावा और HTML भाषा आ गई। और कुछ कंप्यूटरों के भी एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और कंप्यूटर की जनरेशन में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते आपको एक बार मेहनत करनी है, घर पर इसको पढ़ लेना। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लाऊंगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं भैया। CPU क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, मेमोरी क्या होती है। फिर हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो ये आगे वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस क्लास को मिस मत करना। कंप्यूटर आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा और क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, तब आपको पता लगेगा यार सर जो आपने पढ़ा है वही पेपर में आ रहा है, क्योंकि मैंने सब कवर करा रखा है आपको, ठीक है। और अगर आप पूरा कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ का एग्जाम हो, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, व्यापम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए जो मेरी क्लास चल रही है। तो ये क्लास मात्र आपको 199 रुपये में फुल कोर्स अभी मिल रहा है। तो अभी एप्लीकेशन पर जाइए और परचेज कर लीजिए। 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, जिसमें MCQ कराने वाला हूँ मैं आपको, कंप्लीट थ्योरी, रिवीजन सेशन रहेगा। तो डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हो आप। बाकी आपकी इच्छा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे और क्या पढ़ेंगे हम, कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।